हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए भाग ए हिंदी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ध्रुव स्वामी नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है और वह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आज ध्रुव स्वामी नाटक के तृतीय अंक की विशेषताओं को हम जानेंगे। कौन कौन से घटनाक्रम उसमें हैं, तृतीय अंक में उसे जानेंगे और उसके व्याख्यात्मक पक्ष पर भी हम चर्चा करेंगे। जो मार्मिक प्रसंग है नाटक के तृतीय अंक में, उसके विषय में भी हम जानेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं तृतीय अंक के घटनाक्रम की चर्चा से। तृतीय अंक में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसे क्रमवार हम समझते हैं। नाटक के तृतीय अंक में नारी की सामाजिक स्थिति का चित्रण बखूबी किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। नाटक का तीसरा अंक कैसे शुरू होता है? नाटक के तीसरे अंक की शुरुआत शक शिविर से होती है। शक शिविर में इसके पहले शकराज द्वंद्व युद्ध में मारा गया है चंद्रगुप्त के साथ। चंद्रगुप्त के हाथों शकराज का वध हो जाने के पश्चात जो परिस्थितियां बनी हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हम देखते हैं कि नारी की सामाजिक स्थिति को जयशंकर प्रसाद जी ने किस प्रकार उभारा है। उन्होंने भरसक यह प्रयास किया है कि पाठक या श्रोता इस चीज को महसूस करें कि एक रानी जो गुप्त सम्राट की रानी है, राज्य की महारानी है, यदि इस स्थिति में है कि उसका जीवन विडंबनापूर्ण है, उसकी नियति जो है वह पुरुषों के हाथों का खिलौना बन के रह गई है, तब एक आम स्त्री की दशा क्या है आज के समाज में। ध्रुव स्वामी को रामगुप्त ने त्याग दिया है, उपहार के तौर पर भेज दिया है शकराज के पास, और शकराज के पास वह पहुंची है, तब तक शकराज का वध हो जाता है चंद्रगुप्त के हाथ में। इस परिस्थिति में अब ध्रुव स्वामी न तो रामगुप्त की विवाहिता रह गई है, वह परित्यक्त हो चुकी है, और न ही किसी के द्वारा उसके संबंध को स्वीकार किया गया है, वह किसी से जुड़ सकी है। धर्म उसकी क्या स्थिति मानता है, समाज उसकी क्या स्थिति मानता है, यही प्रश्न ध्रुव स्वामी ने पुरोहित के समक्ष और शिखर स्वामी जो अमात्य है रामगुप्त का, उसके समक्ष उठाया। उसका समर्थन मंदाकिनी कर रही है और वह दोनों जानना चाहती हैं कि धर्म के आधार पर एक पुरोहित द्वारा जब विवाह संपन्न करा दिया जाता है और यदि पति या पुरुष व्यभिचारी हो, यदि अनाचारी हो, अत्याचारी हो, बुरी आदतों का शिकार हो, विलासी हो, भोगी हो, वह अपनी पत्नी को कोई भी अपना तो न दे रहा हो, तो क्या धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा संपन्न उस विवाह में जो मर्यादा बताई जाती है, जो वचन बताए जाते हैं, वह केवल पुरुष के लिए है? क्या स्त्री ऐसा करेगी तो पुरुष उसे स्वीकार कर लेगा? इन्हीं परिस्थितियों में प्रश्न उठाकर नाटक का तीसरा अंक आगे बढ़ता है और धार्मिक रूढ़ियों का उद्घाटन करता है। ये धार्मिक रूढ़ियां वही हैं जो समाज में व्याप्त हैं, जो पुरुष प्रधान मानसिकता के द्योतक हैं, जो बताती हैं कि पुरुष के लिए अलग नियम है और स्त्री के लिए अलग नियम है। नाटक के तृतीय अंक में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जब लोकतंत्र की महत्ता का स्थापन होता है। पुरोहित ध्रुव स्वामी के पक्ष को सुनते हैं और धर्म और नैतिकता के आधार पर न्याय करते हुए यह कहते हैं कि धर्म ने भले ही इस पर विचार नहीं किया कि स्त्री की स्थिति तब क्या होगी जब पुरुष उस पर अत्याचार करेगा। यह धर्मशास्त्रों में ठीक से भले उल्लेखित न हो, लेकिन धर्म और नीति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि
स्त्री अत्याचार और अनाचार की शिकार है, वह उससे पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो वह पत्नी की मर्यादा निभाने के लिए बाध्य नहीं है। और इसी आधार पर रामगुप्त पुनः ध्रुव स्वामी से कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाता, जबकि उसने उपहार में दे दिया है, उसने त्याग कर दिया है ध्रुव स्वामी का, तब वह उसे पुनः अपना नहीं सकता है। यह पुरोहित कहते हैं कि यह चुनाव का अधिकार, इसके चयन का अधिकार इस स्त्री को है, उसे अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, उसे अपनी मर्यादा को तय करने का पूरा अधिकार है। इसी के साथ रामगुप्त नैतिक और धार्मिक आधार पर जब कमजोर पड़ जाता है, उसका अमात्य शिखर स्वामी इसी आधार पर अलग तर्क देकर जब चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी का समर्थन करता है, तो वही रामगुप्त का पतन हो जाता है, वह पीछे हटता है। उसका अंत किस प्रकार हुआ है, यह प्रसाद जी ने नाटक की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दर्शाया नहीं है। वह नहीं चाहते हैं कि रामगुप्त के अंत को वह चंद्रगुप्त के माध्यम से दर्शाएं, या वह एक भाई के द्वारा दूसरे भाई की हत्या को दिखाएं, इसलिए उन्होंने यहीं पर नाटक का समापन कर दिया है। यहाँ सभी संबंधों की, सभी रिश्तों की मर्यादा भी बची रह गई है और दर्शकों तक यह संदेश भी पहुंच गया है कि नाटक के अंत में रामगुप्त का पतन हो गया है। धार्मिक और नैतिक आधार पर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी आपस में मिल जाते हैं। बाद की घटनाओं में यह बात आती है कि चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी का पुनर्लग्न हो जाता है, पुनः उनका विवाह हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। व्याख्यात्मक पक्ष में हम देखेंगे कि मंदाकिनी पुरोहित को धर्म का नियामक मानकर यह कहती है कि आप धर्म के नियामक हैं और युगों युगों से स्त्री को धर्म के आधार पर ही पुरुषों के अधीन बनाया जाता रहा है। पुरुष चाहे जिस भी प्रकार के अत्याचार करे, स्त्री को कहा जाता है कि वह लोक मर्यादा का, धर्म का पालन करे। यह एक बड़ा प्रश्न है कि क्या केवल स्त्री के लिए यह नियम है? क्या धर्म का पालन केवल स्त्री ही करेंगे? और वास्तव में धर्म है क्या? क्या अनाचार को सहे जाना? क्या अत्याचार को सहते जाना? क्या किसी भी प्रकार के व्यभिचार को बर्दाश्त करना, ये भी धर्म के अनुकूल है? क्या यह नैतिकता है? क्या स्त्री आवाज न उठाए? दूसरा देखिए, ख में लिखा है पराधीनता की एक परंपरा। यह कथन ध्रुव स्वामी का है। वह कहती है कि पराधीनता की एक परंपरा सी युगों युगों से चली आ रही है, वह स्त्री के नस नस में समा गई है। स्त्री ने मान लिया है कि यही उसका भाग्य है, यही उसकी नियति है। वह पुरुष समाज के विरुद्ध कोई आवाज उठकर करती है तो उसे अमर्यादित कहा जाता है, उसे अनैतिक कहा जाता है, उसे भ्रष्ट कहा जाता है। ध्रुव स्वामी कहती है कि यह तो दोहरा बर्ताव है, किसी के साथ अलग और किसी के साथ अलग, पुरुष के साथ अलग और स्त्री के साथ अलग। यहाँ पॉइंट में हम देख रहे हैं, तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसी के कारण तुम्हारा अंत समीप है। यह मंदाकिनी का कथन है। मंदाकिनी यह रामगुप्त और शिखर स्वामी से कहती है कि रामगुप्त जैसे व्यभिचारी का अंत निकट है। उसकी जो प्रवंचनाएं हैं, उसने जो आडंबर खड़ा किया है, उसने जो एक रेत का महल तैयार किया है, जिसमें उसके अपने नियम हैं, जिसमें उसकी अपनी विचारधारा है, जिसमें उसका अपना दृष्टिकोण है, उस आधार पर तैयार प्रवंचनाओं का यह महल ढह रहा है, उसका अंत समीप आ रहा है। इसी के साथ रामगुप्त का पतन होता है और रामगुप्त के पतन के साथ ही नाटक के तृतीय अंक का समापन हो जाता है। पूरे कौतूहल, पूरे रोचकता के साथ नाटक के तृतीय अंक में नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ने यह दर्शा दिया है कि नैतिक और धार्मिक आधार पर कोई भी व्यक्ति स्त्री के साथ अलग नियम नहीं लगा सकता। उसके साथ वही नियम, वही धर्म, वही नैतिकता अपनाई जानी चाहिए जो पुरुष के साथ होता है। पुरुष जो अपेक्षा स्त्री से करता है वही अपेक्षा पुरुष के प्रति स्त्री भी रख सकती है और दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।